जय हिंद। वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़ेंगे एकदम ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स को अभी तक आपने कहीं भी पढ़ा हो यूट्यूब पे या कहीं भी, तो आप उससे कहीं डिफरेंट पढ़ेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। आप एग्ज़ाम में आने वाले सवालों को न ज़्यादा कैलकुलेटिव और न ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हुए एक इजी और एक ट्रिकी मेथड से बना पाएंगे मैथ को। तो हम इसी तरह का मैथ को आज हम आपको बताने वाले हैं। और हम आपको एकदम, अगर आप मैथ का ABCD भी नहीं जानते तो भी हम आपको एकदम ज़ीरो लेवल से मैथ को पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी, UP टेट, C टेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम बिना समय को बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स। तो अर्थमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स जो गणित है उसमें होता है अर्थमेटिक्स और एडवांस। तो अर्थमेटिक्स सबसे पहले हम अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे, एडवांस को बाद में पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक्स में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर होते हैं, उनको देखते हैं। अर्थमेटिक्स मतलब अंगणित हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, घातांक करड़ी जिसको बोलते हैं, फिर सरलीकरण, लसम पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, बट्टा पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, औसत, आयु संबंधित प्रश्न, कार्य एवं समय, पाइप एवं टंकी, समय एवं दूरी, नाव एवं धारा, विधि। फिर लास्ट में जो भी बचा रहेगा हम विविध प्रश्न में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे हमने कहा कि अर्थमेटिक्स सबसे पहले शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कौन करते हैं, नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम हमने बताया कि अंगणित का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये लगभग अंगणित को 60 से 70% कवर करता है। अगर नंबर सिस्टम को आप अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, नंबर सिस्टम को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो लगभग 70 से 80% आप अंगणित को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम। नंबर क्या होता है, संख्या। नंबर को हम बोलते हैं संख्या, और सिस्टम को क्या बोलते हैं, पद्धति, प्रणाली या रीति रिवाज। तो संख्या के लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। अब बात आती है संख्या को लिखने का तरीका या रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन कौन सा होता है। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक प्रकार का सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। अब उस सिस्टम में कौन कौन चीज़ें होती हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, CPU होता है, आपका मॉनिटर होता है। तो इस प्रकार के मिलकर जो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और CPU मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। उसी प्रकार में मैथ में जो संख्या होती है, संख्या मिलकर एक पद्धति, एक रिवाज और एक प्रणाली बनाती है लिखने का, उसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कितने प्रकार के लिखने के तरीके हैं, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आता है एक डेसिमल सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं दशमलव पद्धति। क्या है, दशमलव पद्धति। ठीक है। और ये दूसरा है आपका बाइनरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं आपके द्विआधारीय पद्धति। तीसरा आपका होता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। फिर चौथा होता है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हमने आपको बताया 4 प्रकार के तरीके हैं, डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल। इसमें ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है। ठीक है।
तो इतनी चीज़ें हम आपको बताएं कि संख्याओं को लिखने का तरीका कौन कौन से तरीके हैं। डेसिमल सिस्टम से लिख सकते हैं, बाइनरी सिस्टम से लिख सकते हैं, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम और हेक्सा डेसिमल सिस्टम। अब इस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हमने बताया ना, एक सिस्टम होता है, सिस्टम में कौन कौन चीज़ें होती हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। तो उसी प्रकार ये डेसिमल होता है, तो इसमें इसको बेस कितना लिखा जाता है डेसिमल सिस्टम में 10। डेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है 10। और द्विआधारी सिस्टम या बाइनरी सिस्टम एक, इसमें कितना होता है बेस, इसमें बेस आधार होता है 2। इसके बाद ऑक्टा में क्या होता है, बेस होता है 8। फिर उसके बाद हेक्सा में क्या होता है, बेस 16। बेस 16 का मतलब यहाँ पर 10 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर सभी सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं 10 चीज़ें। अब 10 चीज़ें कौन कौन सी हैं, 10 चीज़ें कौन कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को मिलाकर हम दशमलव पद्धति को तैयार करते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं 10 डिजिट। जैसे आप गणित में पढ़ते हैं, गणित में 10 डिजिट जो 10 अंक होते हैं, ये दशमलव पद्धति में होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं दशमलव पद्धति में। इन्हीं अंकों से मिलकर दशमलव पद्धति बनी जिनका बेस 10 होता है, मतलब 10 अंक होते हैं। तो इसमें अब ये 10 अंक होते हैं, तो ये भी बेस 2 का मतलब इसमें 2 अंक होते हैं। 2 अंक कौन, 0 और 1 होते हैं। फिर बेस 8 में कौन कौन से होते हैं, तो बेस 8 में हम देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 नहीं, 8 तो 7 तक है, 0 को लेकर 8 तक तो हो जाएगा, 8 अंक हो जाएगा। इसमें हम पढ़ते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद 10 लिखेंगे तो संख्या आ जाएगी, हमें डिजिट लेना है, ये सब डिजिट में चल रहे हैं। तो इसके बाद आ जाता है, हम इसको संख्या में ना लेकर, अगर इसके बाद कोई संख्या बनती नहीं तो हम लोग अल्फ़ाबेट में चलते हैं, A B C D E F। तो इसको हम मान लीजिए 10 है, ये मान लीजिए 11 है, ये मान लीजिए 12 है, ये मान लीजिए 13 है, ये 14 है और ये 15 है। तो अब देखिए गिन लीजिए, 16 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 अंक हैं। कितने अंक हैं, 16 अंक। तो हमने आपको बताया कि संख्या पद्धति में कितनी पद्धतियों के द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो डेसिमल पद्धति दशमलव से, जिसमें 10 अंक होते हैं, दशमलव पद्धति में 10 अंक होते हैं। बाइनरी सिस्टम में द्विआधारी सिस्टम जो होता है वो, उसका बेस मतलब इसमें 2 अंक होते हैं, बेस 2 होता है तो इसका मतलब 2 अंक होते हैं। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में बेस 8 होता है तो इसका मतलब इसमें 8 अंक होते हैं। और हेक्सा डेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है, 16, तो इसका मतलब इसमें 16 अंक होते हैं। तो हम आपको अभी ये नहीं बताएंगे कि द्विघात मतलब कि दशमलव को बाइनरी में बदले, बाइनरी को दशमलव संख्या में बदलें। अभी हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि संख्याओं को ऐसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम, सॉरी डेसिमल सिस्टम एंड बाइनरी सिस्टम। यही एग्जाम में जो है कि ज़्यादा करके पूछते हैं। ऑक्टा डेसिमल और हेक्सा डेसिमल आपको एग्जाम में बहुत कम मिलते हैं। एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में लगभग यही सब क्वेश्चन इसी जगह से आते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं आता इसमें से, ये सब आते हैं सीडीएस में आता है, अन्य एग्जाम में, हाई लेवल के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले डेसिमल सिस्टम को। डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं एक बेहतर तरीके से और एकदम सब कुछ समझते हुए, एकदम बेसिक चीज़ें से। तो डेसिमल सिस्टम में हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, डेसिमल। तो आइए हम पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम को। इसमें हमने बताया कितने अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट होते हैं। अब इन्हीं के 10 डिजिट से मिलाकर ही पूरे अंगणित को हम पढ़ेंगे। पूरे अंगणित को इन्हीं नंबरों से पढ़ेंगे और पूरे नंबर सिस्टम को ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्हीं अंक से, अब अंक क्या होता है और नंबर क्या होता है इसको समझिए। इन्हीं अंक से मिलकर नंबर बनाया जाता है, मतलब संख्या बनाई जाती है। जैसे हम कहें 1 ले लें, 0 ले लें तो हमको 10 मिला। 10 क्या है, एक नंबर है। अगर हम कहें 1 ले लो और फिर 1 ले लो तो क्या बना हमारा
क्या बना, हमारा एक नंबर बना। फिर हम कहें 1 ले लो, 2 ले लो, हमारा एक नंबर बना। तो उससे आगे ऐसे आप इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आप रिपीट कर करके और न रिपीट कर करके ऐसे बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं बनाई जा सकती हैं केवल इन्हीं अंकों से। आप देखते हैं कितनी भी संख्याएं जो बनती हैं सब इन्हीं अंकों का प्रयोग से होकर बनती हैं। तो अब बात आती है कि अगर हम संख्या बनाएं तो उसमें कितना डिजिट होता है और क्या क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया 4 6 8। अब बताइए ये क्या है, तो आप कहेंगे सर एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। और इस नंबर में 1 4 6 8 डिजिट हैं। तो सर एक नंबर ये है, क्या है, नंबर तो एक है, संख्या एक है। पर अगर इसमें अंक पूछा जाए, अंक कितने हैं, तो 1 2 3 4, इसमें चार अंक हैं। कौन कौन से हैं, 1 4 6 8। देखिए ये अंक इसी में के हैं, इसी में के अंक जो मिलकर ये संख्या बना दिए। तो इन्हीं अंकों से संख्या बनी है। अगर हम लिखें 1 2 1 3 2 4 5, अब बताइए कितना नंबर है। तो फिर भी कहेंगे सर अभी नंबर तो एक ही है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं। तो अंक आप बताएंगे सर 1 2 3 4 5, 5 हैं। मतलब कितने हैं, 5 अंक हैं। कौन कौन से हैं, 1 3 2 4 5, इतने अंक हैं। तो हम अब जान गए कि अंकों से मिलकर ही नंबर बनते हैं। तो अब आप बताइए, हम लिख दिए 20, तो आप कहेंगे सर ये एक नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं। नंबर तो एक है 20, लेकिन अंक कितने हैं, 2 और 0 2 हैं। अब बात आती है कि अगर क्या हम केवल 1 लिखें। अब ये बताइए ये कितने अंक है, ये कितना संख्या है। तब बोलेंगे सर संख्या तो एक है। क्या है, संख्या तो एक है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है, तो अब ये कन्फ्यूजन अभी हम दूर करते हैं इसको, ठीक है। संख्या एक है और लेकिन अंक कितना है, अंक भी क्या है, अंक एक है। तो अब अगर हम देखा जाए तो आप कहेंगे अभी तो आपने बताया कि ये अंक है, तो ये संख्या कैसे होगी। तो देखिए जितने डिजिट हैं वो डिजिट अंक तो है ही है, मतलब अपने आप में अंक तो है, ये तो उनका मूल है, ये अपने आप में अंक तो हैं ही, साथ साथ वो संख्या भी हैं। तो जितने भी अंक हैं वो अंक तो है ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में वो संख्या भी हैं। तो अंक संख्या है, ये तो इसमें कोई बात नहीं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि सभी अंक तो हैं बट साथ में संख्या भी हैं। जैसे अब हमने इसको 0 1, अब बताइए क्या है। आप कहेंगे तब भी तो एक ही संख्या है, बिल्कुल सही, एक ही संख्या है, एक संख्या है। बट इसमें अंक कितने हैं, अंक 0 और 1 है। लेकिन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 0 1 बराबर 1, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बताइए क्या, संख्या एक है लेकिन डिजिट कितने हैं, तब भी एक है। तो हम इसी चीज़ को आपको बताना चाहते थे कि देखिए इसमें अगर हम 1 संख्या है तो इसमें एक ही डिजिट है। अगर हम 0 1 लिख दें तब भी एक ही संख्या है, और अंक जो है अब दो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसको हम मिटा सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसे लिखे जाए तो एक अंक है, एक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1 को एक संख्या और एक अंक है। इसी तरह 5 क्या है, 5 एक संख्या है, ठीक, 5 एक संख्या है, 5 एक अंक है, फिर बाद में संख्या है। तो पहले एक अंक है, तो 5 पहले अंक है, फिर बाद में संख्या है। तो अंक तो है ही है, साथ में संख्या भी है, ठीक। इसी प्रकार 9 एक अंक है और एक संख्या भी है। क्या है, एक संख्या भी है। तो एक अंक भी है और एक संख्या भी है, ठीक है। तो अंक एक नंबर है, उसमें अंक कितने हैं, एक, ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे 8 बताइए इसमें कितने संख्या हैं। तो आप बताएंगे सर संख्या तो एक है। क्या है, संख्या एक है, लेकिन अगर इसमें अंक हम पूछें तो आप भी अंक बताएंगे एक है। क्या है, एक है। तो हम देख लिए 8 में संख्या एक है, अंक भी एक है। इसी प्रकार कोई भी अंक नंबर हो सकता है, लेकिन सभी नंबर अंक नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं कि जितने भी अंक हैं वो नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी नंबर अंक नहीं हो सकते। जैसे हमने बताया कि 5 क्या है, ये अंक तो है, संख्या भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें 10 एक संख्या है, लेकिन ये कभी अंक नहीं हो सकता। क्या, कभी अंक नहीं हो सकता।
ये इसमें दो अंक हैं 1 और 0, ठीक है। ये एक संख्या है, बस एक अंक नहीं कहेंगे इसको। अगर हम 12 लिख दिए यहाँ पर, मान लीजिए 12 तो एक संख्या है, लेकिन ये अंक नहीं है। क्या है? अंक नहीं है, कभी भी अंक नहीं होगा। लेकिन इसमें पूछे कि ये संख्या में कितने अंक हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 1 और 2 मतलब 2 अंक हैं। तो ऐसे ही आपको हमने बताया कि अंक क्या है, संख्या क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि ये अंक और संख्या जब एक दूसरे का स्थान चेंज करते हैं या अपना प्लेस बदलते हैं तो इनके मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम अंकों को लिख दिया जाए और अंकों का अगर स्थान चेंज किया जाए तो संख्या के मान पर क्या परिवर्तन होता है। तो इसके लिए हम जानते हैं, अगर अंक से हम संख्या मिलकर बना देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये एक हमने लिखकर एक संख्या बना दिया। तो अब संख्या में अगर हम पूछें कि अगर 4 की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 4 की वैल्यू 4 है। और 3 की वैल्यू क्या है, 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा। फिर अगर हम पूछें 2 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 200 हो जाएगा। फिर 1 की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे कि 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। इकाई का स्थान पे है 4, तो 4 का गुणा कर देंगे 1 में तो हो जाता है 4, ठीक। उसी प्रकार दहाई का स्थान पे 3 में दहाई, 3 का गुणा 10 में कर देते हैं तो ये 30 आ जाता है। ऐसे ही 2, तो 2 का गुणा जो है कि सैकड़े का स्थान पे 2, सैकड़े में 100 गुणा कर देते हैं, 2 में 100 का गुणा कर देते हैं तो 200 आ जाता है। इसी तरह 1 है, हज़ारवें स्थान पर है, तो 1 में 1000 गुणा कर देते हैं तो 1000 आता है। तो इन अंकों को जब हम संख्या में लिखते हैं तो इनके मान में चेंजिंग होता है। लेकिन जब ये केवल अकेले रहें, केवल अकेले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर ये अकेले लिखे जाएं, अगर 0 कहीं भी अकेला लिखा है तो उसका मान 0 ही होता है। अगर 1 कहीं भी अकेला लिखा जाए तो उसका मान 1 ही होता है। अगर 2 कहीं भी लिखा जाए तो उसका मान 2 होता है। और 3 3, 4 4 के बराबर, 5 5 के बराबर, 6 6 के बराबर, 8 8 के बराबर, 7 7 के बराबर, 8 8 के बराबर और 9 9 के बराबर अगर अकेला लिखा जाए तो। अब इसी को हम कहते हैं, जब अकेला लिखा जाए, उनका कहीं भी अकेले रहें, दुनिया में कहीं भी चले जाएं ये अंक, तो इनका मान जो है सो वही रहेगा। जैसे हम कहेंगे 5 अकेला है तो उसका मतलब 5 ही है, 5 का मतलब 5 कहीं भी चले जाए, इनके आगे पीछे कुछ ना जुड़े तो उनका मान 5 ही रहता है। अगर यही हम लिखें 4 अगर जहाँ भी चला जाएगा उसका मान 4 ही रहेगा अगर अकेले है तो। अगर हम लिखें 2 कहीं भी चला जाए तो उसका मान 2 ही रहेगा, कहीं भी चला जाए, उसके आगे पीछे कोई अंक न लिखा रहे तो। फिर अगर हम इसी को अगर किसी अंकों के साथ लिख देते हैं तो एक संख्या बन जाती है और संख्या में इनके मान में परिवर्तन होने लगता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 2 का मान यहाँ पर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर 200 हो गया, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं, इनके स्थान में परिवर्तन होने पर इन्हीं को बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक है। जब इनके मान में परिवर्तन होता है तो इसी को हम बोलते हैं स्थानीय मान। अगर इनके मान में कोई परिवर्तन न रहे, जैसा रहे वैसा, जैसे 5 है 5 के बराबर, 6 है 6 के बराबर, इनके मान में कोई परिवर्तन ना है तो इसी को हम बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि बताइए 8 का जातीय मान क्या है, तो 8 का जातीय मान इस संख्या में 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। अब पूछेगा आपसे 9 का जातीय मान क्या है, तो 9 का जातीय मान 9 ही है। 7 का क्या जातीय मान है, तो 7 का मान जातीय मान 7 ही रहेगा। लेकिन अगर इसी जगह 8 9 7 का स्थानीय मान में पूछा जाए 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पे जिसमें 100 गुणा हो जाएगा, आपको हो जाएगा 800। आपने छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, जिनको नहीं आता है हम बता रहे हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। जैसे भी कोई नंबर लिखा जाए, एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि 8976 में
9 का स्थानीय मान एवं जातीय मान। जातीय मान क्या है? तो आप शायद कितने लोग पढ़े होंगे इसको और कितने लोग नहीं जानते होंगे। तो हम बता रहे हैं कि आपको हम 0 लेवल से बता रहे हैं। आप इसको देखिए ध्यान से, अभी इसका प्रयोग आगे आने वाला और एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है इससे अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर 9 है तो 9 का अगर हम जातीय मान कहें तो हमने कहा कि जातीय मान वही होता है जो वो नंबर होता है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, किसी भी स्थान पर चला जाए, किसी के पास जुड़े। अगर 9 का जातीय मान पूछे तो जातीय मान जो है इसका 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। इसी प्रकार अगर हम पूछें 9 का स्थानीय मान, तब इसका जो है कि स्थान किस स्थान पर बैठा है तब इसका मान हो जाता है 9। और किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा तो इसका मतलब 100, तो इसका मान हो जाएगा 900। ठीक है, तो ऐसे इसका मान हो जाएगा 900 स्थानीय मान पर, और जातीय मान में 9 होता है। इसी प्रकार आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसी पूछा जा रहा है 8 का जातीय मान 8 होगा। फिर स्थानीय मान इसका पूछा जाए, स्थानीय मान, तो देखिए स्थानीय मान क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, तो 8 गुणे 1000 बराबर 8000, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 8000। ठीक है, इसी तरह हम निकालते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आइए हम समझते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे यही नंबर है, मान लीजिए ये नंबर में कहेगा 9 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर बताइए। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप अगर आप स्थानीय मान और जातीय मान जानते रहेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो देखिए 9 का जातीय मान क्या है, अभी हमने आपको बताया था जातीय मान 9 है, लेकिन स्थानीय मान इसी का हमने बताया था 900 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 900 माइनस 9 तो बराबर आ जाएगा आपका 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, 891 इसका जो है आंसर है। तो आपको इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको समझ में आएगा। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक और हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक नंबर है, सॉरी यही नंबर लिख दिए, एक नंबर है मान लीजिए, आप पूछेगा इसमें जो 7 है, ठीक, जो 7 है इसका जो 7 है इसका स्थानीय मान एवं जातीय मान बताइए। तो 7 का स्थानीय मान, यहाँ पर तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70, लेकिन यहाँ पर 7 का, क्योंकि दोनों 7 का पूछ रहा है, तो 7 का यहाँ पर स्थानीय मान, ये स्थानीय मान है, और यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7000, तो इसका हो जाएगा 7000 स्थानीय मान। ठीक, अब इन्हीं से पूछे कि इसमें 7 का स्थानीय मान और इस 7 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। अगर स्थानीय मान ही स्थानीय मान का अंतर पूछ दे 7 का, तो आपको क्या करना है, 7000 माइनस 70 कर देना है। अगर दोनों का स्थानीय मान में ही अंतर पूछे तो 0, 3, 9, 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगर इसी जगह पूछे कि इसके जातीय मान का अंतर बताइए, 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान 7 हुआ, फिर एक और 7 है, 7 का जातीय मान, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता रहता है। आप बहुत सारे उदाहरण लेकर कर सकते हैं। आप हम चलते हैं, आपको बताते हैं और इस अंक और डिजिट से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, आप स्थानीय मान और जातीय मान वाला क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे फिर से अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से बताएंगे। तो अब देखिए और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। जैसे कहता है कोई कि अगर हमें 1 से लेके 19 तक की संख्याएं लिखनी हो, अगर हम संख्याएं लिखें तो
1 से लेकर 19 तक की संख्याएं हम लिखें तो कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, कितने डिजिट या कितने अंक की ज़रूरत होगी। जैसे क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि अगर हम 1 से लेकर 19 तक संख्याएं लिखें तो कितने अंक का प्रयोग करेंगे, कितनी बार अंकों का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है जैसे आप मोबाइल या कंप्यूटर पर कीबोर्ड में अगर 1 से लेकर 19 तक संख्याओं को लिखेंगे तो आपको कीबोर्ड पर जो की है कितनी बार दबानी होगी। जैसे अंक कितनी बार अंकों को दबाना पड़ेगा उस की पर, कीबोर्ड वाले। तो उसी पर पूछ रहा है कि 1 से लेकर 19 तक अगर हमको संख्या लिखनी है तो हमने कितने अंकों का प्रयोग करना है, तो ये पूछता है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर 9 तक जो हैं ये डिजिट हैं, लेकिन साथ साथ में डिजिट के साथ साथ नंबर भी हैं। तो हमने कहा था कि 1 से लेकर 9 तक अगर देखा जाए तो 9 नंबर हुए और हर नंबर में कितने डिजिट हैं, 1। जैसे हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 19, ठीक है। ऐसे है अगर हम लिखें इसे तो देखिए एक डिजिट है, एक ही संख्या एक ही अंक, एक ही संख्या एक ही अंक, एक ही संख्या एक ही अंक, एक ही संख्या एक ही अंक। तो ऐसे देखा जाए, लेकिन यहाँ पर आ जाए तो देखिए एक संख्या लेकिन 2 डिजिट है, एक संख्या 2 डिजिट है। तो ऐसे करके चलता है। तो हम देखेंगे 9 यहाँ से लेकर 9 तक 9 नंबर है और प्रत्येक नंबर में एक ही डिजिट है। तो 1 डिजिट हो गया बराबर 9 डिजिट हो गया, ठीक, बराबर 9 डिजिट हो गए। अब हमने जब 1 से लेकर 19 तक में 9 डिजिट निकाल लिए, क्या कर लिए, 9 नंबर निकाल लिए 19 में से। तो 19 में से 9 नंबर निकाल लिए तो बचे कितने, 10 नंबर। अब 10 नंबर जो हैं 10 से लेके 19 तक में 10 नंबर बचे हैं और 10 नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं और प्रत्येक में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। तो कितने अंक हैं, 2। तो 2 का गुणा कर देंगे तो 10 दूना 20 आ गया और ये 20 डिजिट है, डिजिट को हम डी से करते हैं। तो 29 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी पूरे 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं को लिखने के लिए। ऐसे ही हम क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। हम आशा करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और इसको बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो हम आपको आगे और भी इससे इजी वे में बताएंगे कि आप कैसे बनाएंगे एक अच्छे तरीके से। अगर आप समझ जा रहे हैं तो हमें कमेंट में लिखिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट में लिखिए। हम आपको अगले वीडियो में और इस अगर 1 से लेके 39 तक संख्याओं को लिखा जाए तो कितने डिजिट का प्रयोग होगा या कितने डिजिट चाहिए हमें, तो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक तो हमने बताया कि ये 9 नंबर ही हैं और प्रत्येक नंबर एक डिजिट भी है। तो ये 9 नंबर हैं और प्रत्येक 9 नंबर में एक डिजिट है। तो हो गए टोटल 9 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट निकल गए। डी से हम डी को डिजिट से डोनेट करते डिजिट को हम डी से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो अब बचा हमारा 39। तो 1 से लेकर 39 तक में हम 9 अंक तो दबा दिए। अब 9 अंक इसमें से निकाल देते हैं। तो 9 अंक निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 30। अब 30 क्या बचा, ये 30 नंबर बचा। 9 नंबर हमने निकाल दिया यहाँ पर से 39 में से हमने 9 नंबर निकाल दिया तो बचा 30 नंबर। अब 30 नंबर क्या है, 10 से लेके 39 तक में 10 से लेकर 39 तक कितने नंबर बचे, 30 नंबर। कितने बचे, 30 नंबर। और हर एक नंबर में कितने डिजिट है, जैसे देखो 10 है, ठीक, 10 है, फिर 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे लिख के हम 38 है, 39 है, ऐसे लिखे हैं संख्याएं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो अब देखिए कितने कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, 2 अंकों का। तो इसलिए हम लिखेंगे कि हर 30 नंबर में कितने 2 डिजिट का प्रयोग हो रहा है। तो कितना हो गया, 2 का गुणा करेंगे 30 में 60 डिजिट आया, 30 दूना 60। तो अब इसको जोड़ लेंगे, पहले से 9 डिजिट हमने निकाल रखा है तो 69 डिजिट। तो टोटल हमें 69 डिजिट चाहिए 1 से 39 तक की संख्याओं को लिखने के लिए, ठीक है। तो कितने डिजिट की, कितने अंक की ज़रूरत है, 69 अंक,
ठीक है, इसी प्रकार के सवालों को हम करेंगे। तो आज हम इतना रहते हैं। अगर आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी बात को, यदि आपको मैथ समझ में आ रही है, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है, तो अगर आपको अच्छे लेवल से और पढ़ना है तो अभी इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे आगे अगले वीडियो में। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या हमने शुरू में भूमिका बनाई है अभी तक, मतलब शुरू में क्या हमने आपको बताया है, इससे आगे हम आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे कराएंगे, एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।